नमस्कार। डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। पहले चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं और दूसरे चरण के चुनावों के लिए कल जो है उसका शोर शराबा थम भी जाएगा। लेकिन चुनाव इतने लंबे हैं कि उसके लिए हम जब भी कुछ सोचता है कि थम जाएगा, उसी दिन कोई ना कोई नया एक नया शगुफा सामने आ जाता है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, चाहे इंडिया की तरफ से हो, गठबंधन की तरफ से हो, तो लोगों को उलझाए रखते हैं। सियासत इस कदर तेज हो गई है, यहां तक कहने वाले ये भी कहते हैं कि आज तक हमने ऐसी राजनीति नहीं देखी है। किसी भी बात को उछालना एक मामूली बात बन गई, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उस बात को कोई लेना देना नहीं। लेकिन अपने मकसद के लिए उसके बीच का जो अर्थ है उसे निकाल लेना है। किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, सभी पार्टियों पे यही है। आम आदमी आज हमारे साथ था निर्मल महाना और शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर यूटी के स्वागत है। थैंक यू सो मच। मनीष जी, आपसे शुरुआत करता हूं। कल का दिन आपका भी परसों का रहा। राजनीति के देखते हुए जिस तरह से बातें चल रही हैं, बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं और आपको भी एक नोटिस आया कि आप भी कुछ, यानी कि आपकी पार्टी भी राजनीति के अंदर धर्म को घुसेड़ रही है। धर्म के नाम पे आप राजनीति चला रहे हैं। आपने एक गाना जो वहां पे राजनीति अपने वोटरों को लुभाने के लिए जो लगा रखा है आज का रिकॉर्ड, उस पर ऑब्जेक्शन किया है इलेक्शन कमीशन ने। नोटिस भी आपको आया, किस तरह से आप देखते हैं इसको? देखिए, ये तो तय था, इन्होंने पैंतरा बदलना था, किसी ना किसी पार्टियों को टारगेट करना था। और मुझे लगता है कि अपोजिशन की तमाम पार्टियों को किसी ना किसी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। किसी का जो है संकल्प पत्र उठाकर टारगेट किया जा रहा है, कहीं उनको मुस्लिम लीग के साथ मिलाया जा रहा है। आप बताइए तो सही, आप किसके खिलाफ हैं? अगर आप हिंदू मुस्लिम करके ही राजनीति करना चाहते हैं, देखिए पिछले 10 सालों से आप देख रहे हैं कि राजनीति का स्तर इस तरीके से गिर चुका है कि निंदा करने को मजबूर होना पड़ता है और चिंता होती है। क्योंकि देश जो हमारा भारत देश था, जिसको हम इंडिया कहते हैं, वो तमाम धर्मों का जो है एक गुलदस्ता कहा जाता था। उस गुलदस्ते पर कहीं ना कहीं जो है वो सेंध लगाने का काम किया जा रहा है और ये बड़ी तेजी से चल रहा है। देखिए, असल में दिक्कत कहां पर है बीजेपी को दिक्कत ये है कि पहला चरण उनके मुताबिक नहीं गया चुनावों का। जो पहले चरण के अंदर 102 सीटों पर चुनाव हुए हैं, मुझे लगता है कि देखिए बीजेपी को तमाम एजेंसियों से, इंटेलिजेंस एजेंसियों से, अपनी तमाम एजेंसियों जो है वो रिपोर्ट मिल चुकी है। वो रिपोर्ट बीजेपी को लेकर जो है वो नेगेटिव के अंदर है। तो अब इन्होंने पैंतरा बदलना शुरू कर दिया। अब ये तय था और हम सब जानते थे, तमाम विपक्षी लोग जानते थे और मुझे लगता है आपके व्यूवर्स और तमाम लोग जानते होंगे देश के कि ये इन्होंने उतरना था इस राजनीति पर। अभी 6 दौर हैं। अभी तो कल परसों से जो है दूसरे दौर का, उसके बाद और अभी 5 दौर हैं। अभी तो देखिए पाकिस्तान आएगा, अभी तो हिंदू मुस्लिम आया है। आप किसी के संकल्प पत्र पर उंगली उठा रहे हो, उसकी अपने आप परिभाषा तय कर रहे हो। एक तरफ आप दूसरों की बात करते हो और दूसरी तरफ आप शिवसेना के साथ क्या कर रहे हो। आपको मैं बताता हूं कि हमारा क्या वो कैंपेन सॉन्ग है और वो आज का नहीं है। तमाम मराठा जो है महाराष्ट्र के अंदर ये नारा देते हैं हमेशा, जय शिवाजी जय भवानी। अब बीजेपी की जो टीम है, जिसको हम चुनाव आयोग कहते हैं और इंडिपेंडेंट संस्था का नाम देते हैं उसको, जो आजकल रह नहीं गई इंडिपेंडेंट संस्था, उसको जय भवानी कहने पर भी ऐतराज है। आप कांग्रेस के ऊपर किस मुंह से उंगली उठा सकते हो? कांग्रेस के समय में भी यही सॉन्ग था और यही ऐसा ही नारा होता था। कांग्रेस ने तो कभी हिंदू शब्द पर या जय भवानी पर ऐतराज नहीं किया। आप किस तरीके के हिंदूवादी होने का दावा करते हो? आपका ये हिंदूवादी मात्र ढोंग है। और हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों के अंदर कह दिया है कि इसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। हम इस शब्द को नहीं हटाएंगे क्योंकि ये महाराष्ट्र की कुल देवी के साथ जुड़ा हुआ है, महाराणा शिवाजी पर, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह की हरकतों से इनको बाज आना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाइए। चुनाव में मुद्दे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कहां चले गए हैं? रंग पर।
ये कहां चले गए हैं? कपड़ों पर ये पहचान लेते हैं कौन सी जात का है। ये कहां चले गए हैं? खाने पीने पर। देखिए खाने पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। हाल ही के अंदर मैं सुन के हैरान हुआ था, दूरदर्शन के लोगों का रंग बदल दिया गया। अरे रंग पर, जात पर, धर्म पर राजनीति छोड़िए, जनता मुद्दों की बात करना चाहती है और सुनना चाहती है। महंगाई पर बात कीजिए, बेरोजगारी पर बात कीजिए, अर्थव्यवस्था जो आपने पूरी तरह से मंदी की तरफ उसको धकेल दिया उस पर बात कीजिए, देश को आपने जो इतने गुना कर्जे में डुबो दिया है उस पर बात कीजिए। निर्मल जी, एक मैं जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में, चूंकि आप आम आदमी पार्टी से हैं और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पार्टी ने अपनी जोश पकड़ा था, लग रहा था कि जितनी भी यहाँ की रीजनल पार्टी हैं, चाहे वो पैंथर्स पार्टी से निकले हैं, चाहे वो कांग्रेस से निकले हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से निकले हैं, एक दौर ऐसा चला था कि सभी लोग इस पार्टी की तरफ जा रहे थे। लेकिन क्या कारण था? क्या आपकी जो नेशनल लेवल पे पार्टी थी वो इंटरेस्टेड नहीं थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई यूनिट खड़ा किया जाए? यहीं पे छोटे छोटे कार्यकर्ता जो थे वही आ रहे थे, वही ज्वाइन कर रहे थे, कोई दिल्ली से बड़ा आपका नेता नहीं आया। और मैं हैरान हूं इस बात को लेकर कि हाईली एजुकेटेड पर्सन जो है वो इस पार्टी के मेंबर है। आप जैसी लेडीज जो है जिन्होंने इतनी सर्विस की है, प्रिंसिपल रही है दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंदर भी, और इतना काम करने के बाद फिर इस पार्टी में आपको ज्वाइन किया, क्या इस पार्टी का बेस है जम्मू कश्मीर के अंदर? नमस्कार आपके व्यूअर्स को। और आम आदमी पार्टी की जेएंड के प्रवक्ता होने के नाते दो चीजें सिलसिलेवार में आपको बताती हूँ। मैंने पार्टी 2022 में ज्वाइन की, उसके पहले क्या हुआ वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा ज्वाइन करने का मकसद एक ही था कि एक प्लेटफॉर्म मुझे चाहिए था जहां पे मैं एजुकेशन से रिलेटेड रिफाइनमेंट जितनी भी मैं कर सकूं वो कर सकूं। दिल्ली में, क्योंकि मेरे हस्बैंड दिल्ली के हैं, मेरी शादी दिल्ली में हुई है, तो दिल्ली जाने का तो नेचुरली वहां रहे भी हैं और जाने का भी मौका भी मिलता रहता है मुझे। एक प्रिंसिपल होने के नाते वहां मैंने स्कूलों के विजिट्स भी किए हैं जब भी मैं कोई वर्कशॉप के लिए जाती थी, और एक बार 2 बार मनीष सिसोदिया जी को सुनने का मौका मिला, उनसे इंटरेक्शन का मौका मिला, तो मैं बहुत इंप्रेस हो गई कि एटलीस्ट कोई पार्टी तो आई है जो कम से कम जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा एक देश का है, एजुकेशन। क्योंकि आप जानते हैं अगर यूथ हमारा पढ़ा लिखा होगा तो देश हमेशा आगे जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोग नहीं है, किसान जो हैं वो अपने तरीके के काम करते हैं, पर पढ़ा लिखा यूथ जो होता है या पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उनकी सोच जो है, समझने की शक्ति उनकी जो है वो वाइड स्प्रेड होती है, वो दुनिया के कल्चर को समझते हैं, जानते हैं। तो ये मेरी वजह थी। जब मैंने पार्टी को ज्वाइन किया तो मुझे पता चला यहाँ पे पैंथर्स पार्टी से भी बड़े बड़े लीडर्स, कांग्रेस के भी 1-2 बड़े बड़े लीडर्स, और बाकी जो यहाँ की रीजनल पार्टीज के और भी बड़े बड़े लीडर्स थे, वो ज्वाइन उन्होंने किया। लेकिन वजह मैं आपको बताऊं, देखिए अगर आप जनता के लिए काम करने के लिए जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और आम जनता के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी आम आदमियों की है, क्रांतिकारियों की पार्टी है, पढ़े लिखों की पार्टी है। आप जानते हैं हमारे नेशनल कन्वीनर वो खुद आईएफएस हैं, वो आईआईटी उनके बच्चे हैं, उनकी वाइफ भी कमिश्नर रह चुकी हैं। एंड मैं जम्मू की बात करूं, मेजर जनरल, कितने सारे ब्रिगेडियर्स एंड चीफ इंजीनियर्स, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मेरे जैसे लोग भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं। तो ये जो लोग, मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करना चाहती और आपके माध्यम से ये मैं बड़े अदब के साथ बोलना चाहती हूं कि लोग आम आदमी पार्टी में आए अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। जिस प्लेटफॉर्म पे वो थे वहां उनका काम नहीं हो रहा था, तो उन्होंने सोचा चलो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, हमें पैसा भी मिल जाएगा, नेम फेम भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। देखिए मैंने पहले भी आपको बोला, आम आदमी पार्टी आम आदमियों की है। हम 10 साल की छोटी सी उम्र में ही हमने नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल किया है। आज बहुत इंपॉर्टेंट हमारे नॉर्थ की जो यूटी एंड स्टेट है उसको हम रूल कर रहे हैं, एंड गुजरात में भी हमने पैर पसारे हैं, गुजरात में भी हमने कुछ सीटें जीती हैं, गोवा में भी हमने इलेक्शन लड़ा है, अभी हरियाणा में हम जा रहे हैं, धीरे धीरे जेएंडके में भी आएंगे। सब लोग मेरे से यही पूछते हैं कि क्या वजह है कि जिस स्पीड से लोग आए उसी स्पीड से चले गए। तो देखिए ये तो बड़ा पर्सनल एक अपना होता है कि आप क्या जानते हैं, क्या चाहते हैं। जब आपका लगाव जो होता है वो पैसे की तरफ और नेम फेम की तरफ ज्यादा होता है और लोगों के मुद्दों के ऊपर और काम के ऊपर कम होता है, तो हमारी पार्टी ऐसे लोगों के लिए नहीं है। तो जब उन्हें लगा कि यहाँ पे वो चीज जो हम सोच के आए हैं नहीं मिलेगी, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। आम आदमी पार्टी में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जमीनी स्तर पर हमारे लोग काम कर रहे हैं और ज्यादा हम दिखावा अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने दिल्ली में तय किया गया था कि हमने इंडिया अलायंस का हिस्सा होना है। तो आज हम, चाहे वो चौधरी लाल सिंह जी हों, चाहे रमन भल्ला जी हों, चाहे अभी महबूबा जी हों या एनसी हो, जहां से भी इंडिया अलायंस के जो भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, हम उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शंस, जहां तक इलेक्शंस की मैं बात करूं, देखिए विडंबना है आज जिस स्तर पे हमारी राजनीति चली गई है। कुछ देर 6-7 दिन पहले की बात है, मैं हमारे बड़े आदरणीय हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सब देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जिस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो इतना बड़ा क्वेश्चन, जब हम 14 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रहे थे, जिन्होंने भारत को संविधान दिया, जिसमें ये लिखा हुआ है कि निम्न जातियों को भी हम पूरा पावर में उनको सपोर्ट करेंगे, और ये आप ये कह रहे हैं खुले तौर पे अपने पोडियम से, जहां पे भी आप अपने इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, कि मैं तो संविधान को नहीं मानता, मेरा संविधान तो गीता है, कुरान है, बाइबल है। आप मुझे ये बताएं, आप भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छी बात है, नेचुरली आपके नाम से ही पूरी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने भी नेता हैं उनकी क्या छवि है, पूरा देश उसको जानता है। तो आप इकलौते इंसान, अपने नाम पे, अपने दम पे आप इलेक्शंस तो लड़ रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होने के नाते, आप इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर हैं, अपनी मर्यादा का उल्लंघन मत करिए, अपनी भाषा के ऊपर कंट्रोल करें। आपने अभी आप देखें, और सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है कि जो ये नारा 400 का लगा रहे हैं, देश की जनता आज पढ़ी लिखी है, देश की जनता आज चाहती है कि इलेक्शन के समय भी जो हमारे मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, जैसे हमारे शिवसेना के प्रवक्ता ने बोला कि आज इकोनॉमी आप देखें कहां पहुंच गई है, आप अगर देखें अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कहां पहुंच गया है, अब हर चीज में एजुकेशन का स्तर, अगर आप देखें, आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई, आप जानते हैं उसमें कितनी खामियां हैं। हमारे देश का बच्चा 12वीं के बाद कॉलेज एडमिशन के लिए उसको एंट्रेंस पास करना पड़ेगा, उसके लिए 100 रुपए का फॉर्म भरना पड़ेगा, वो उसके क्राइटेरिया के अंदर नहीं आता है तो वो एडमिशन नहीं ले सकता। आप इस तरीके से 100 रुपए इकट्ठा करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, आप इतने लो लेवल पे मत जाएं। और आप देखें, आम आदमी पार्टी, क्योंकि इन्हें पता है कि आज इनके सामने अगर कोई खड़ा हो सकता है तो वो आम आदमी पार्टी है। और जब मनीष सिसोदिया जी ने एजुकेशन के ऊपर काम किया, जैसे जैन साहब ने हेल्थ इश्यूज, हेल्थ के ऊपर काम किया, और मोहल्ला क्लिनिक, और इसकी धूम पूरे भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में पहुंची। आप देख रहे हैं, यूएस के प्रेसिडेंट साहब अपनी पत्नी के साथ उन्होंने स्टेट स्कूल का मुआयना किया और रियलाइज किया कि अरे इतना स्टैंडर्ड हाई कर दिया है। आप पिछले 10 वर्षों में 4.5 लाख बच्चा प्राइवेट स्कूलों से निकल के स्टेट स्कूलों में उन्होंने एडमिशन दिल्ली में लिया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतनी रिफाइनमेंट चीजें होने के बावजूद भी घोटालों का जो आरोप लग रहा है, आपके सारे के मतलब बड़े नेता टॉप क्लास जेल के अंदर है। मैं उसी पे आ रही हूँ। आप देखिए कौन से घोटालों की बात कर रहे हैं। आज सबसे बड़ा निर्मला सीतारमण जी के अगर हस्बैंड की आपने स्टेटमेंट सुनी है, और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो देश का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, स्कैम है ये, करप्शन का। तो आप किस बुलबूते पे, और मैं ये अदब से पूछना चाहती हूं भारतीय जनता पार्टी से और सबसे बड़े हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि पिछले 2 सालों से हमारे दिग्गज नेता आपने जेलों में बंद कर रखे हैं। नॉट इवन अ सिंगल एविडेंस हैज बीन प्रूव्ड। मनी ट्रेल की मैं अगर बात करूं तो वो सीधा आप ही के ऑफिस में आके रुक गई, क्योंकि जिस आदमी ने, जो आपका अप्रूवर बन गया, उसी ने आपको 60 करोड़ रुपए का चंदा दिया, तो आपने उसको अप्रूवर बना के हम सिसोदिया, हमारे केजरीवाल जी के अगेंस्ट उसको खड़ा कर दिया। आप देखें कितनी बड़ी दिस थिंग इनके कहने पे, कि आज पूरा देश जानता है, जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसियां हैं
वो पपेट की तरह काम कर रही हैं और पीछे से डोर जो है वो या तो अमित शाह जी के उंगलियों में है तो या हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के में। आज आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि मुसलमानों के बच्चों को काउंट कर दिया आपने कि इनके ज्यादा बच्चे हैं उतने, और इनके मंगलसूत्रों को भी ये सारी दूसरी सरकार आएगी तो ये सोना सारी औरतों का इकट्ठा कर देगा, बहनों के से सारे जेवर भी उतार लेंगे, ये मंगलसूत्र भी। अब ये स्टेटमेंट छोटी स्टेटमेंट नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहती हूं, आज इलेक्शन कमीशन कहां पे है? वो क्यों इस बात का संज्ञान नहीं ले रहा है? आप एक नारा जो जय भवानी का है उस पे आप नोटिस भेज रहे हैं, तो आप ये जो इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है। और दूसरा, शायद आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपने अगर स्टेटमेंट सुनी होगी इन्हीं के गुजरात के एक जो अभी जिनको एमपी की टिकट इन्होंने दी है, उन्होंने कहा है कि राजपूतों को भी नहीं छोड़ा, राजपूतों की बीवियां जो हैं वो बेचते थे और ये करते थे वो करती थी। मतलब ये कोई भाषा है? मर्यादा ही नहीं है। इस बार जो इलेक्शन हो रहे, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ऐसी राजनीति जो है पिछले 70 साल में कभी आपने कभी देखी होगी। इसमें कुछ आगे मनीष जी, आप यहाँ पे इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, है ना। लेकिन कश्मीर के अंदर आप किसको सपोर्ट करें, या रजौरी के अंदर आप किसको सपोर्ट करें? वहां आपके गठबंधन के दो कैंडिडेट खड़े हो चुके हैं। देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। पहले तो बीजेपी की वो बताते हैं हकीकत को। इन्होंने बड़ा दावा किया था परिसीमन कर डिलिमिटेशन कर कि हमने जो है बराबर कर दी हैं सीटें, 2.5 सीटें दोनों को दे दी हैं। असल में हुआ क्या है जमीनी तौर पर, और ये बयां हो रहा है हमारे, बल्कि 2 डिस्ट्रिक्ट रजौरी भी और पुंछ भी, मैं तो सीधा कहूंगा, इन्होंने कश्मीर की पार्टियों को दे दिए हैं, कश्मीर को दे दिए हैं। आज अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो कश्मीर के अंदर वही 3 सीटें हैं, जम्मू की 2 सीटें हैं। कश्मीर के अंदर 12 डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू के 8 डिस्ट्रिक्ट इन्होंने कर दिए। आप बताइए, कश्मीर आप रजौरी पुंछ अनंतनाग को देते हो, अगर रजौरी या पुंछ के किसी उम्मीदवार को वहां नॉमिनेशन करना है, उसको 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर का पहले तो सफर तय कर अनंतनाग जाना पड़ेगा। उसके बावजूद जो 400 सीटों जीतने का ये लोग दावा करते हैं, जिस जम्मू कश्मीर के नाम पर इन्होंने पूरे देश के अंदर वोट बटोरे और जमकर बटोरे और पूरे झूठ के ऊपर बटोरे, उस कश्मीर के अंदर इनके पास 3 उम्मीदवार नहीं है बीजेपी के पास। आप हमें तो पूछ रहे हो किसको समर्थन करोगे, ये भी जरूर बीजेपी से पूछिएगा कि उनके उम्मीदवार कहां हैं। इनके पास जिस जम्मू कश्मीर पर वोट बटोरते थे वहां पर इनकी हिम्मत नहीं हो रही। पहले हिम्मत नहीं हो रही थी विधानसभा चुनाव करवाने की, वो तो हमें जो है 2014 में पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे, 18 के अंदर पीडीपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार गिरी थी। आज 2024 आ चुका है, अभी तक विधानसभा चुनाव नहीं हुए। नगर निगम चुनावों का जो है खत्म हो चुका है, पंचायत चुनावों का कार्यकाल जो है खत्म हो चुका है, लोकसभा चुनाव ये करवाने जा रहे हैं, उसके अंदर भी कश्मीर के अंदर इनके पास उम्मीदवार खड़े करने की हिम्मत नहीं है। जो ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर को लेकर इन्होंने जितने भी निर्णय लिए थे अभी तक पुनर्गठन के बाद, वो तमाम निर्णयों के अंदर ये फेल साबित हुए हैं। जहां तक हमारे समर्थन की बात है, बिल्कुल देखिए, जम्मू से हम दोनों कांग्रेस के प्रत्याशियों को हमारा समर्थन है, कश्मीर से इसमें कोई दो राय नहीं। हमें पूरी आखिर तक ये उम्मीद है कि अभी भी शायद जो है वो एनसी जो है 1 सीट महबूबा मुफ्ती जी को देगी। हमारा जहां तक समर्थन का ताल्लुक है और जैसा हमें हाई कमांड से निर्देश मिला है, हम कश्मीर के अंदर 1 सीट पर, अनंतनाग सीट पर महबूबा मुफ्ती जी को समर्थन दे रहे हैं। बाकी दोनों सीटों पर हमारे जो है एनसी के जो है उम्मीदवारों को हमारा समर्थन। यही एक चीज है जो लोगों के अंदर भ्रम पैदा कर रही है कि आप दोहरी चाल क्यों चल रहे हो। एक तरफ आप एनसी को समर्थन दे रहे हो, एक जगह आप पीडीपी को समर्थन दे रहे हो। दोनों गठबंधन का हिस्सा है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी किनारे पे खड़ी होकर तमाशा देख रही है। देखिए क्या करें, अब हम तो अपने गठबंधन धर्म का पूरा पालन कर रहे हैं। हमारे लिए दोनों पार्टी जो है वो गठबंधन का हिस्सा है। हमने अपना जो है समर्थन वो दोनों के अंदर बांट दिया है। अब ये तय करना, और मुझे पूरी उम्मीद है, अभी तक भी मुझे उम्मीद है। देखिए, अभी तो तीसरे चरण का चुनाव जो है नहीं हुआ, अभी भी इनकी जो है मीटिंग्स वगैरह वहां पर चल रही है, जैसी हमें जानकारी मिल रही है। और पूरी अभी तक हमें उम्मीद है कि आपस में ये दोनों पार्टियां बैठकर जो है तय कर, इसलिए इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का और शिवसेना का जितना भी बेस है वो जम्मू प्रोविंस के अंदर सबसे ज्यादा बेस है। दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण की या चौथे चरण की बात करें, लेकिन दूसरे चरण के दोनों को लग रहा है कि दोनों ने अपने हाथ खड़े कर लिए, दोनों असमंजस में है, किसको सपोर्ट करे ना करे खुल के बात जो है बता नहीं पा रहे, क्योंकि
ऊपर से उनको कोई ऐसा निर्देश या आदेश नहीं आया हो? देखिए, जहां तक मुझे लगता है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी की बात है, वो बिल्कुल तय थे पीडीपी को एक सीट देने के लिए। कहीं ना कहीं जो है बीच में हो सकता है कि पार्टी के अंदर अपने मतभेद उठे हों, अपने जो है वो कुछ लोग नहीं इनके माने हों जो काफी वरिष्ठ नेता हैं कि सीट देने के लिए। मगर मैं फिर दोबारा कहूंगा, मुझे अभी भी विश्वास है कि इस चरण के मतदान से पहले पहले जो है ये मसला सुलझा लिया जाएगा। इसीलिए विश्वास जो है ना, आपने भी गुपकार गठबंधन में आप भी साथ बैठे हुए थे उनके साथ। नहीं, पहले तो मैं ऐतराज करूंगा, बिल्कुल वो गुपकार गठबंधन नहीं था। जब तक हमने पार्टिसिपेट किया उससे पहले वो गुपकार गठबंधन होता था जो मात्र 5-6 कश्मीर बेस्ड पार्टियों का था। जब हम शामिल हुए उस समय वो ऑल पार्टी मीटिंग थी, और ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर जो गुपकार के अंदर बार बार जो है वो बात कही जाती है कि ये 370 को उठाते थे। जब हम मीटिंग के अंदर शामिल हुए, बिल्कुल साफ तौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और तमाम कश्मीर के नेताओं ने ये साफ कर दिया था कि 370 हमारा एजेंडा नहीं है। हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर जो है बात करते थे, वो होते थे स्थानीय मुद्दे। और अभी भी मैं आपके व्यूवर्स को क्लियर कर दूं कि जो हमारा समर्थन कश्मीर के नेका को या पीडीपी को दिया गया है वो सशर्त समर्थन है, कंडीशनल समर्थन है। उस कंडीशंस के अंदर क्या है, देखिए, जम्मू कश्मीर ही एक पूरे देश के अंदर एक ऐसा राज्य है जिससे राज्य का दर्जा छीन लिया। ये तो पीओके लाने की बात करते थे और जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए। चाइना के अंदर जमीन पर जो है वो आज लद्दाख के अंदर जमीन पर जो है वो चाइना का कब्जा होने दिया इन्होंने। और इससे भी बड़ी बात, अभी मुझे कुछ दिन पहले पता लगा था, बांग्लादेश जो बहुत छोटा सा देश है उसके आगे भी हमारे इतने महान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, उन्होंने जो है घुटने टेक दिए। 16 एकड़ जमीन के बदले 54 एकड़ जमीन बांग्लादेश को दे दी। और ये मामला भी जो है 60 साल से पड़ा हुआ था ठंडे बस्ते में, मगर इन्होंने खत्म कर दिया। चाहूंगा कि मैं फिर एक बार उसी बात को दोहराता हूं। पंजाब के इलेक्शन जीतने के बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरह से फ्लड आ गया, हर रोज यहाँ पे नए ज्वाइन कर रहे हैं आपकी पार्टी को, लेकिन क्या रीजन है कि आपकी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में एक कैंडिडेट ने अपना खड़ा कर सकी 6 सीटों के लिए, कहीं भी तैयार नहीं। हालांकि बहुत उम्मीद थी उस वक्त, यही लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में जम्मू कश्मीर में अगर कोई पार्टी आ रही है वो आम आदमी पार्टी है। वो ठुस होके क्यों रहे? नहीं, ठुस होके नहीं रह गई है। देखिए, जब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव जो होते हैं उससे पहले म्युनिसिपल कमेटी के जो चुनाव होते हैं या पंच सरपंच की जो पंचायत के जो चुनाव होते हैं और उसके बाद असेंबली के जो चुनाव होते हैं, ये सारे स्टेप बाय स्टेप चुनाव होने बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? देखिए, आप कहीं भी अपॉइंटमेंट होती है तो आप डायरेक्ट प्रिंसिपल नहीं बन जाते हैं। आप देखिए ना, मैं वही बता रही हूं, क्योंकि यहाँ के जो हालात हैं, यहाँ की जो टोपोग्राफी है, पंजाब एक प्लेन एरिया है। यहाँ पे अगर आपने लास्ट इंसान तक पहुंचना है, चाहे आप पीर पंचाल के पास जाएं, चाहे आप रजौरी पुंछ चले जाएं, या आप ऊपर कश्मीर से ऊपर की तरफ जाएं, डोडा भद्रवाह जाएं, आप मतलब फार फ्लंग एरियाज में जाएं, वहां कई जगह आप बनी बसोली जाएं, आप जानते हैं बनी का रास्ता ही नहीं है। कई ऐसी जगह है जहां 4-4, 5-5 दिन लग जाते हैं, पैदल जाना पड़ता है और लोगों तक पहुंचना पड़ता है। तो टोपोग्राफी यहाँ पे इतनी आसान नहीं है, यहाँ के हालात इतने आसान नहीं है। बीइंग अ स्टेट विच इज ऑक्युपाइड बाय सम ऑफ एरिया बाय चाइना, सम पाकिस्तान, तो यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को समझना, जब तक लीडर ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करेगा, वो क्या रिप्रेजेंटेशन यहां से लेके पार्लियामेंट में जाएगा और वहां पे क्या मुद्दे उठाएगा। तो पार्टी ने हमेशा ये सोचा है, पहले यहाँ पे लो लेवल पे हम इलेक्शंस करवाएंगे, पार्टी के लेवल के वो लोग जो हैं हमारे सीनियर लीडर्स वो यहाँ आएंगे, मेरी बात होती रहती है। देखिए, पहले तो प्रदेश को समझना, लोगों को समझना, समस्याओं को समझना, एंड देन उनको रिप्रेजेंट करना इन राज्यसभा या लोकसभा, तब वो जरूरी होता बिना है। उस वक्त सोच के, बिना ये सब चीजें जाने, आपने अपना फ्लड गेट जो खोल दिया, आ जाओ सभी आ जाओ। नहीं। उसके बाद जो है, मैं अभी भी ये बात दोहरा रहा हूं कि एक भी आपका टॉप लीडर जो है दिल्ली से यहाँ नहीं आया, ना तो उनकी प्रॉपर मेंबरशिप हुई। आए 4 दिन बैठे, फिर बाद में यही क्या हुआ कि हम ऑफिस का किराया भी नहीं दे सकते, ऑफिस बंद कर दिया, चले गए सारे। जब उनको इंटरेस्ट नहीं था, जब लग रहा था उनको
कि बहुत बड़ी पार्टी यहाँ बनने जा रहे हैं, उसके बाद लगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो छोड़ दिया। ऐसी बात नहीं है। आम आदमी पार्टी स्टेप बाय स्टेप चल रही है। एक एक राज्य की तरफ हमारा एक एक फोकस है। इस बारी फोकस हमारा हरियाणा है, और जैसे ही हमारी असेंबली के इलेक्शंस का कुछ भी डिसाइड होता है तो आप देखेंगे कि सारे मिनिस्टर्स जितने भी हैं और जितने भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी हमारे सेंटर के जो टॉप मिनिस्टर्स हैं वो सारे यहाँ पे आएंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत जल्दी हमारी पार्टी को अपने कामों की वजह से लोगों ने सराहा, प्यार किया और नेशनल पार्टी का दर्जा दिलवाया है। तो स्टेप बाय स्टेप चलना ज्यादा समझदारी है रादर देन। और आप जो बात कर रहे हैं फ्लड, आम आदमी पार्टी आम आदमियों की है, हम किसी को भी मना नहीं करते। जो आना चाहता है उसका बहुत स्वागत है, जो जाना चाहता है उसका भी स्वागत है। हमने ना उनको क्रिटिसाइज किया जो चले गए, और ना कभी हमें उनके प्रति द्वेष रहा है। देखिए, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आप आते हैं और आप अच्छे जो हैं लीडर तभी कहलाते हैं कि जब किसी भी जगह जब आपकी जरूरत है, आम जनता को जरूरत है और वहां टिकते हैं, लोगों की समस्याओं को समझते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। मजा तो तब है। नहीं तो आज राजनीति का स्तर जो गुजर गया, आपको मैं अभी लेटेस्ट कल का एग्जांपल दे रही हूं, जहां पे आपने देखा होगा, न्यूज में भी देखा होगा कि सूरत में अभी इलेक्शन तो अगले महीने थे, 22 तारीख को ही कैंडिडेट जीत गया उनका। क्या किया आपने देखा कि जितने 5-6 कैंडिडेट्स और थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया। आपने देखा कांग्रेस का जो और आम आदमी पार्टी के साथ मिलके जो वहां प्रत्याशी खड़ा किया था, और प्रस्तावित जितने भी 4 कांग्रेस के लीडर्स थे वो उन्होंने कहा कि साइन ही नहीं है, चले गए और उसको रद्द कर दिया, सीट को ही इन्होंने रद्द कर दिया। तो आज अगर इलेक्शन का ये हालात चल रहे हैं तो आगे आने वाले इलेक्शन के इतिहास में आपको बताऊं, ये बहुत बार जम्मू कश्मीर में वो हुआ है, बहुत जगह हुआ है, लेकिन सूरत के अंदर ये जो चीज हुई है, इसको सोचने की चीज है कि इतना बड़ा गठबंधन, इतने बड़े लीडर, कांग्रेस इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट के इनके वकील, क्या एक नॉमिनेशन को नहीं भर के ठीक भर सके? रिजेक्शन का मतलब क्या है? आपने अपने हाथों से लड़के सीट देते तो दूसरी बात है, वो तो अनअपोज उनके हाथों में दे दी। इतनी कहां से आगे क्यों आप अपना नॉमिनेशन पेपर ठीक आप उनकी बात तो छोड़िए, आप मुझे ये बताइए जो वहां इंडिपेंडेंट खड़े थे 4-5 कैंडिडेट, उन्होंने 8 कैंडिडेट और थे, उन्होंने कैसे क्यों वापस ले लिया? तो इतना प्रेशराइज करते हैं आप देखिए, इतना प्रेशराइज करते हैं आप देखिए। हमारे मैं अगर जम्मू की बात करूं तो जिस भी लीडर को ईडी या उसका वो देते हैं कि ईडी आपके यहाँ पहुंच जाएगी, सीबीआई पहुंच जाएगी, वो पता चलता है अगले दिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया और उसके करप्शन के चार्जेस हवा हो गए, वो बिल्कुल दूध का धुला हो जाता है। वो सारे लोग यही बोलते हैं कि पता नहीं क्या मशीन रखी हुई है जिसमें डालते हैं इन मिनिस्टर्स को, और ये आप देखिए बड़े बड़े एग्जाम्पल देख लीजिए। कोई गलती नहीं थी, बिल्कुल वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं वो कैंडिडेट। उनका आज ही बयान मैंने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो है बिल्कुल दरखास्त लगा दी है कि मेरे फॉर्म के अंदर किसी तरह की कोई गलती नहीं थी, ये गलत रिजेक्शन इसकी की गई है। और इसके साथ साथ आप बिल्कुल मैम सही कह रहे हैं कि 8 लोग जो है वो, मैं आपको यहाँ टोकना चाहती हूँ। आप देखिए, ये तो बहुत बड़े इलेक्शन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हम बात कर रहे हैं। चंडीगढ़ में क्या हुआ, एक छोटा सा मेयर का इलेक्शन था, आपने अपना बीजेपी का वो बंदा वहां पे बिठाया हुआ है। और बड़ी मजेदार बात है कि 8 के 8 जो जिसको रिजेक्ट वो कर रहे हैं, कि क्या मतलब है कि सारे पढ़े लिखे भारतीय जनता पार्टी में ही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और बाकी के जो है लोग वो जिन्होंने वहां पे फॉर्म भरा वो सारा गलत, सबको काट पीट के। और क्या हुआ, जूता इतनी बुरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इनको मारा है, इनको शर्म आनी चाहिए। लेकिन इतनी इनकी चमड़ी मोटी है कि इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और नेचुरली आज एजेंसियां इनकी जेब में हैं तो कोई भी इनके खिलाफ कुछ नहीं सोचता। नहीं तो हमारे आम आदमी पार्टी के सारे दिग्गज नेता इन्होंने जेल में डाले हुए हैं। सबसे बड़ी बात है वो हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब, वो इतने सालों से वो डायबिटिक हैं, इंसुलिन उनको प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है। तो आप सोचिए ना इनकी सोच कैसी है, और ये किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। तो आज मैं तो जनता से यही हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, ढंग के बंदों को दीजिए और किसी भी पार्टी का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसको देख सुन के आप उसको वोट कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य के लिए आपके बच्चों का भविष्य आज दांव पे है। आगे आने वाले समय में ये सारा कुछ खत्म होके मुझे लगता है ये देश में रहने लायक बचेगा नहीं। और आप जानते हैं, बोल रहे हैं कि बच्चों को इजराइल भेजो नौकरियों के लिए, सीरिया भेजो।
मैं पूछना चाहती हूँ भाई साहब, आप जानते हैं कि इजराइल में और सीरिया में क्या हालत है? मेरा अपना बेटा अभी इजराइल में है, आर्मी में होने के नाते, तो वहां जो हालात चल रहे हैं, आप यहाँ के आपने मैं ये पूछना चाहती हूँ, अमित शाह जी अपने बेटे को क्यों नहीं भेज रहे हैं दिस थिंग? आपने उसको जिस जगह बिठाया हुआ है, मलाइयां खा रहे हैं आपके बच्चे और ऐश कर रहे हैं, और तो ये प्लीज, और परिवारवाद की ये रट लगाए हुए हैं, और हमने ये किया और आपने गाने गाते हैं। आपने सारी जगह जहां जहां पे भी इनिशिएट किया था पिछली गवर्नमेंट ने, जो भी प्रोजेक्ट, चाहे वो जेएनके के सारे प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूं, तो वो आप सिर्फ रिबन काट रहे हैं और अपने नाम की तख्तियां लगा रहे हैं। आपने उनके जो स्टोन्स की फाउंडेशन के जो स्टोन्स है उनको भी सबको हटा दिया। आप क्या सोच रहे हैं कि जनता बेवकूफ है, अनपढ़ है, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं? इलेक्शन के बाद दुनिया आपको सबक सिखाएगी और आपको रोना पड़ेगा। मनीष जी, अभी सेकंड फेज के जो चुनाव होंगे उसके बाद देखते हैं तीसरे फेज के बाद क्या नजरिया बनता है यहाँ के लोगों का। आपकी अपील भी हमने मतदाताओं के पास पहुंचा दी है, और उम्मीद करते हैं कि जो भी इलेक्शन होगा लोग सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे। आप स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।